नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने 10th के फर्स्ट अध्याय अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का तीसरा भाग लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था आर्थिक विकास क्या है। आज हम मौद्रिक विकास के बारे में बात करेंगे। मौद्रिक विकास कहने का अर्थ है कि मुद्रा, कि आखिर हम सेवा या किसी वस्तु का उपयोग करेंगे तो उसके बदले में हम उन्हें क्या देंगे, कौन सा ऐसा चीज़ दे जिससे सामने वाले को संतुष्टि हो, तो वो चीज़ है मुद्रा। लेकिन मुद्रा का विकास ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले लोग वस्तु से वस्तु लेकर वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत कार्य करते थे। मौद्रिक विकास में सबसे पहला विकास हुआ वस्तु विनिमय प्रणाली का। जब लोग एक साथ रहने लगे और अपना अपना वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, कोई मिट्टी का बर्तन बनाने लगा तो कोई कपड़ा का कार्य करने लगा, किसी ने किसानी करना शुरू कर दिया तो किसी ने देश की सेवा करनी शुरू कर दी। लेकिन बात ये हुई कि हर वस्तु का इस्तेमाल हर आदमी के लिए, हर आदमी के प्रयोग के लिए ज़रूरी था, तो फिर वो एक दूसरे से उसे एक्सचेंज कैसे करें। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या हुआ कि जिसके पास मिट्टी का बर्तन है उसे अगर कपड़ा चाहिए तो वो कपड़ा वाले के पास कुछ मिट्टी का बर्तन लेके जाता और वो उसके बदले में उसे कपड़ा दे देते। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कब आया कि जब मिट्टी के बर्तन वाले को कपड़े की आवश्यकता है, उसी समय कपड़ा वाले को भी मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी वस्तु विनिमय प्रणाली हो सकती थी। इस दिक्कत के कारण लोगों ने किसी खास वस्तु को मुद्रा का रूप दे दिया, कभी गेहूं को, कभी नाव को, कभी कौड़ी को, और धीरे धीरे ये मौद्रिक विकास होना शुरू हो गया और तब जाके मुद्रा का प्रचलन हुआ। तो पहले सोने चांदी के सिक्के चले, भी सरकार के द्वारा चलाए गए मुद्रा, जिसे हम करेंसी के रूप में, कहीं पे रुपया तो कहीं पे डॉलर तो कहीं पे पाउंड के रूप में इसे चलाया गया। उससे क्या हुआ कि वस्तु या सेवा का हम उपयोग करते और मुद्रा किसी को देते, पैसा किसी को देते, तो वो उस पैसे से संतुष्ट हो जाता और वो कोई भी सामान उससे खरीद सकता था जो उपयोगिता की वस्तु होती थी। लेकिन मुद्रा के साथ दिक्कत क्या हो गई कि अगर ज़्यादा मुद्रा की आवश्यकता हो गई तो ले जाने और लाने की दिक्कत होने लगी। तब प्रयोग किया गया बैंकिंग प्रणाली का, कि आज बैंक में आप यहाँ पैसा जमा कर दीजिए और उसके बदले में आप और कहीं जाके पैसा निकाल लीजिए। तो क्या हो गया, मौद्रिक प्रणाली के बाद आई बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली में क्या कि बैंक ने एक चेक दे दिया हमें कि उस चेक पर आप मुद्रा लिख के और किसी जिसके नाम से आप लिख देते हैं वो जाके कहीं पर भी दूसरे बैंक से उस मुद्रा को निकाल लेता है। फिर भी दिक्कत वहाँ का वहीं रह गया कि मुद्रा अगर हमारे पास में आ जाती है और ज़्यादा मात्रा में अगर किसी को हम चेक कर देते हो तो उसे ले जाने और रखने की दिक्कत होने लगी। तो क्या हुआ कि बैंक में क्या हुआ कि कोर बैंकिंग प्रणाली बना के दे कि बैंक एक कोड जनरेट कर देता था, उससे आपका पैसा यहाँ से किसी दूसरे के बैंक में या दूसरे के पास हस्तांतरित हो जाता था, उसके पास उपलब्ध हो जाता था। लेकिन फिर भी जब पैसा की आवश्यकता होती तो आपको बैंक जाना ही पड़ता और पैसा निकाल के वहाँ से लाना ही पड़ता। फिर अगले बैंक में जहाँ भी जिस बात की आवश्यकता होती तो आप उसका प्रयोग करना होता। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम, इसको बोलते हैं कि ये एटीएम का प्रयोग आप 24 घंटे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एक मशीन लगा दिया गया सब बैंक की तरफ से, और वहाँ पे क्या किया कि आप वो प्लास्टिक मुद्रा लेके जाइए। आपका जितना भी पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, आप कहीं भी जितने पैसे की आवश्यकता हो, ज़्यादा पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं, आप एटीएम से उतना पैसा निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड दिया गया बैंक के द्वारा कि आप जितना भी आपके बैंक में पैसा जमा है आप उसके अनुसार पैसा निकाल सकते हैं या वस्तुएं खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड दिया गया कि आप अपने सुविधा के अनुसार अपना सेवा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक मुद्राएं चालू हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये तो आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास का बात हुआ। तो आर्थिक विकास को मापते कैसे हैं, आर्थिक विकास का मापदंड क्या है कि कहाँ का अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छा है, कहाँ का कम, इसको मापते कैसे हैं। तो सबसे पहले मापने की प्रक्रिया है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है कि एक साल में
किसी देश के अंदर जितनी वस्तु और सेवा का उपभोग किया गया उसकी मौद्रिक मूल्य को ही हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो एक राष्ट्र के अंतर्गत जो भी मुद्रा या जो भी सेवा या कार्य का जो उपभोग किया गया उसके बदले में जो मुद्रा व्यय किया गया उसी मुद्रा को, संपूर्ण मुद्रा को हम राष्ट्रीय आय के रूप में लेते हैं। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, कि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं कि राष्ट्रीय आय जब निकल गया तो उससे कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं और जितना आता है वही हमारे प्रति व्यक्ति आय होती है। ये बहुत ही अच्छा राष्ट्रीय जो आर्थिक विकास के मापने का एक सूचकांक है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होता है वह देश उतना ही संपन्न माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय के बाद आया मानव विकास सूचकांक। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के तहत, जिसके महबूबुल हक के निर्देशन में ये कार्य किया गया, जिसमें कि क्या किया कि विश्व स्तर पर पूरे दुनिया के बहुत से देशों का ये क्या निकाला जाता था, मानव विकास सूचकांक निकाला। इसके 3 मूल चीज थे, क्या क्या, जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक। ये तीनों चीज सब देश का 100% पैमाना लिया जाता था और उसके अंतर्गत जो देश जितना पैमाना प्राप्त करता था उसके अनुसार ये एचडीआई निकाला जाता। उसमें हमारे देश का जो था रैंकिंग बहुत नीचे था। हमारे बगल के पड़ोसी छोटे से देश श्रीलंका जो इस मानव विकास सूचकांक में 93 पर था। 2006 का जब मानव विकास सूचकांक निकाला गया तो उसमें वो 93 पर था, जबकि भारत 126वें स्थान पर था। जबकि वो छोटा सा देश है, उसके पास संसाधन की भी कमी है तब भी। तो मानव सूचकांक किन चीज़ों पर निकाला जाता है, जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर। मतलब ये जो 3 चीज़ है उन सबसे जो देश है नॉर्वे सबसे 1 नंबर पर मानव विकास सूचकांक में है। तो उन देशों में ये 100% पाया जाता है, जबकि हमारे देशों में इसकी कमी। तो हमारे देश के सरकार ने इसी के आधार पर, एचडीआई के आधार पर ही 23 अप्रैल 2002 के उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में एक राष्ट्रीय मानव रिपोर्ट निकाला, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट निकाला, जिसमें कि ये सब प्रत्याशा ये 3 चीज़ों को पैमाना मान के निकाला गया और उसमें केरल सबसे फर्स्ट स्थान पर आया और 5 राज्य जिन्हें बीमारू राज्य कहा जाता था वो सबसे नीचे आए। बीमारू राज्य में को BIMARU, ये बीमारू से ही वो 5 राज्य हैं। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। ये 5 बीमारू राज्य मिले जो सबसे कम वहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया। मतलब वहाँ जीवन आशा सूचकांक भी कम था, शिक्षा प्राप्ति का सूचकांक भी कम था और जीवन स्तर का सूचकांक भी कम था। फिर क्या कि उपभोक्ता व्यय भी राष्ट्रीय विकास का एक माप है कि देखा जाता है, अभी तत्काल में देखा जाता है कि गांव के लोगों का जो व्यय है किसी वस्तु या सेवा के लिए वो कम होता है और शहर के व्यक्तियों का ज़्यादा होता है। तो जहाँ ज़्यादा सुविधाएं होती हैं वहाँ पर व्यय अधिक होता है और जिस देश में किसी वस्तु या सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यय किया जाता है तो उसका उत्पादन व्यय अधिक होता है, उपभोक्ता व्यय अधिक होता है, उत्पादनों पर व्यय अधिक होता है, तो वो देश ज़्यादा विकसित माना जाता है। एक होता है आधारित संरचना। आधारित संरचना क्या है कि देश में जितने भी वस्तुएं जैसे बिजली है, परिवहन है, सेवा है, कार्य है, जो उपयोगिता है, उन सबको मिला के उसे बोलते हैं आधारित संरचना। जिस देश में जितना अधिक आधारित संरचना होगा, जितना अधिक बिजली आएगा, जितना अधिक शहर, सड़क, परिवहन, विकास, वस्तु, संसाधन जितना भी जिस देश में ज़्यादा होगा वो देश ज़्यादा उन्नति करेगा, ज़्यादा विकास करेगा। लेकिन हमारे देश में एक राज्य है बिहार, उसकी विकास की स्थिति क्या है? इसके पास संसाधन की कमी नहीं है, श्रम शक्ति बहुत अधिक है, कार्य करने वाले लोग भी हैं। यहाँ के लोग श्रमिक दूसरे राज्य में जाकर जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी जाकर दूसरे राज्य में क्या करते हैं, उसके विकास में बहुत मेहनत करके उसे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बिहार में ही इसका विकास नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे यहाँ संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया जाता है। जनसंख्या असहाय रूप से वृद्धि बढ़ते जा रही है, कहीं पे बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो कहीं सुखाड़ की स्थिति आ जाती है। शिक्षा का प्रसार कम है।
गरीबी है और जो उद्योग है वो उद्योग धंधे बहुत कम हैं। तो इसके कारण बिहार क्या है, बिहार की स्थिति बहुत ही गंभीर है। हमारे यहाँ सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। हमारे यहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति है वहाँ से अगर नहर बना के उत्तरी बिहार से अगर दक्षिणी बिहार तक नहर बना दिया जाए तो बाढ़ का भी समस्या समाप्त हो जाएगा और इधर सुखाड़ का भी समस्या समाप्त हो जाएगा। तो सरकार इस पर अगर कार्य करे, जनसंख्या स्तर पर, शिक्षा के सुधार पर, गरीबी उन्मूलन पर, तो हमारा राज्य भी क्या हो जाएगा कि देश के अग्रिम राज्यों में चला जाएगा। तो ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास था जिसे हमने इन 3 वीडियो में देखा। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हम तीनों वीडियो देख के आसानी से दे सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के सूचकांक कौन कौन हैं, अर्थव्यवस्था को किस तरह से मापा जा सकता है। फिर आप सवाल करते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, सतत विकास किसे कहते हैं। ये सब सवालों का जवाब, या आप ये बताइए कि आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास में क्या अंतर है। क्या आर्थिक विकास के बिना मौद्रिक विकास के बिना आर्थिक विकास, या आर्थिक विकास के बिना मौद्रिक विकास होना संभव है। या आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास के माप या सूचकांक के बारे में आप बताइए, बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, इसके सुधार के उपाय बताइए। तो इन सब सवालों का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इन तीनों वीडियो को फिर से देखिए और इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।